गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजीत माचरा, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा से। हमने पिछली क्लास में राज्य स्वायत्तता का अर्थ, उसके बाद राज्य स्वायत्तता के कारण या विभिन्न प्रकार, उन पे बात की। अलग अलग राज्यों में 1967 के बाद किस प्रकार से राज्य स्वायत्तता की मांग उभरी, उस पर बात हुई। आज का हमारा जो विषय रहेगा, जो टॉपिक रहेगा, वो रहेगा राज्य स्वायत्तता के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क। आज के हमारे विषय पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने, किसी ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को आगे भी बताएं। आपको आपके विषय से जुड़े हुए टॉपिक्स पर कंटिन्यूसली लेक्चर्स आते रहेंगे, इस बात के लिए हम प्रयासरत हैं। तो आज के विषय पर हम शुरुआत करते हैं, राज्य स्वायत्तता के पक्ष में तर्क। राज्य स्वायत्तता के पक्ष में बात और विपक्ष में तर्क, उस विषय पर बात करने से पहले हम बात करते हैं कि हमने जो राज्य स्वायत्तता की मांग के कारणों पर बात की या जो केंद्र राज्य संबंधों पर बात हुई, तो उसमें हमने ये मुख्य रूप से ये देखा कि ज़्यादातर मामले कहीं ना कहीं शक्तियों के विभाजन में राज्यों को जो संतुष्टि नहीं हुई, उस वजह से केंद्र और राज्य के संबंधों पर प्रॉब्लम्स आई। उसको लेकर के केंद्र और राज्य के संबंधों की पुनर्स्थापना को लेकर के अलग अलग संबंधों में अलग अलग समय में अलग अलग आयोग बनाए गए। जैसे कि सबसे पहले केंद्र राज्य संबंधों को निर्धारित करने के लिए 1969 में तमिलनाडु ने राजमन्नार समिति का निर्माण किया। राजमन्नार समिति ने राज्यों को अधिक शक्तिशाली बनाने की बात की, और मुख्य रूप से डिफेंस हैं या डिफेंस या रेलवे, इस प्रकार के विषय राज्यों को देने की बात की, जिससे राज्यों को शक्तिशाली बनने की और अग्रसर हो सकते थे। राजमन्नार समिति के बाद सरकारी आयोग का गठन किया गया। 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने केंद्र और राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया, जिसे सरकारी आयोग कहते हैं। सरकारी आयोग ने अपनी सिफारिश में राज्यों को अधिक अधिकार और स्वायत्तता दिए जाने के संबंध में बात की। सरकारी आयोग के बाद 2007 में पुनः कांग्रेस के समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार जो थी, उस समय में केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के एक और आयोग बनाया गया, जिसका नाम था पुंछी आयोग। इसके अध्यक्ष मदन मोहन पुंछी थे, जो 2 अप्रैल 2007 में बनाया गया। इस आयोग ने 2010 में अपनी रिपोर्ट दी और कहीं ना कहीं राज्यों को और अधिक स्वायत्तता दिए जाने की बात तो की, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के संबंधों में केंद्र इस प्रकार स्थापित हो कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को चुनौती न मिले। तो ये जो सब कारण रहे, इसकी वजह से राज्य स्वायत्तता के पक्ष में और विपक्ष में तर्क पर बातें की जाती है।
तो राज्य स्वायत्ता के पक्ष और विपक्ष में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि जब राज्य स्वायत्ता की मांग काफ़ी लंबे समय से होती आ रही है और एक विवाद हमेशा सेंटर में बना रहता है, केंद्र में बना रहता है राज्य स्वायत्ता की मांग को लेकर के, कि जो स्वायत्ता को लेकर के अनेक राज्य आंदोलन कर रहे हैं, स्वायत्तता को लेकर के जो अनेक राज्य आंदोलन कर रहे हैं एवं जो प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या वो आंदोलन और वो जो प्रदर्शन है वो सही है या नहीं? क्योंकि स्वायत्ता को लेकर के काफ़ी सारे राज्य आंदोलन कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि इस स्वायत्ता के मामले पर अनेक क्वेश्चन और सवाल उठते रहते हैं, जैसे कि राज्यों को स्वायत्ता दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर राज्यों को स्वायत्ता दी जाए तो किस सीमा तक, किस लेवल तक राज्यों को स्वायत्ता दी जानी चाहिए, और नंबर 3, राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर इस प्रकार की राज्य स्वायत्ता का क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे जो राज्य स्वायत्ता है वो राज्यों के द्वारा अलग होने की या स्वतंत्र होने की मांग नहीं है। यहाँ पे राज्य स्वायत्ता का अर्थ, राज्य स्वायत्ता का मतलब राज्य कुछ मामलों में अधिक अधिकार और स्वतंत्रता चाहते हैं, केंद्र के हस्तक्षेप से मुक्ति चाहते हैं, ताकि राज्य के खुद के इनकम के आय के स्रोत बन सके। इस हिसाब से स्वायत्ता के पक्ष और विपक्ष में बातें करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसे कौन सी बातें हैं जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि राज्यों को स्वायत्ता मिलनी चाहिए, या ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि राज्यों को स्वायत्ता नहीं मिलनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं राज्य स्वायत्ता के पक्ष में तर्क। क्या बात आती है पहले कि स्वायत्तता से राष्ट्र की एकता व अखंडता पर किसी भी प्रभाव का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब ये है कि जो राज्य स्वायत्ता की बात कर रहे हैं उनसे देश का विघटन होने का कोई खतरा उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि स्वायत्तता की जो मांग है वो भारतीय संघ के अधीन रहते हुए अधिक अधिकारों की मांग है, भारत से अलग होने की मांग नहीं है। यानी कि वो चाहते हैं कि केंद्रीय सत्ता पर बनी रहे, लेकिन उन राज्यों को कुछ ऐसे अधिकार मिलने चाहिए जिससे हर एक बात के लिए उन्हें केंद्र का मुंह ना ताकना पड़े, केंद्र पर निर्भर ना रहना पड़े। दूसरा कारण है कि स्वायत्ता की मांग इस वजह से भी उठी कि जो केंद्र सरकार की अनुदान की शैली है, राज्यों को जो आर्थिक सहायता देती है, अनुदान देती है, वो काफ़ी भेदभावपूर्ण है। कैसे? प्राय ये देखने में आता है कि मान लो कुछ राज्य गेहूं उत्पादक राज्य हैं, गेहूं भरपूर होती है, कुछ राज्य है चावल उत्पादक राज्य है, तो राज्य ये देखते हैं कि केंद्र सरकार उन राज्यों को जो गेहूं का उत्पादन करते हैं अधिक अनुदान देती है और जो चावल का उत्पादन करते हैं अधिक अनुदान देती है। कारण क्या है कि वो राज्य उत्तर भारत में है गेहूं उत्पादन वाले, दूसरे दक्षिण भारत के राज्य हैं। इससे राज्यों के अंदर केंद्र के प्रति मनमुटाव और भेदभाव उत्पन्न होता है, और वो कहते हैं कि केंद्र का ये भेदभाव जो रवैया है ये राज्यों के विकास में बाधा उत्पन्न करता है और राज्य अपना विकास नहीं कर पाते, इसलिए राज्यों को स्वायत्ता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट जो है, केंद्र सरकार राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार भी देखा जाता है। कैसे? प्राय ये देखने में आता है, क्या कहा जाता है कि ऐसे राज्य ये महसूस करते हैं कि जिन राज्यों में केंद्र सरकार की पार्टी वाली सरकार है, जिन राज्यों में उसी पार्टी की सरकार है जिस पार्टी की सत्ता केंद्र में है, उन राज्यों को प्राय आर्थिक सहायता केंद्र दूसरे राज्यों के मुकाबले अधिक देता है या दूसरे राज्यों के साथ कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण रवैया अपनाता है, ऐसा राज्य मानते हैं।
इस प्रकार से राज्यों को ये लगता है कि अगर राज्यों को स्वायत्ता दी जाएगी, राज्यों के खुद के आय के इनकम के साधन होंगे, तो ये जो केंद्र सरकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार अलग अलग राज्यों के प्रति होता है वो नहीं होगा, और भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं होगा तो राज्य विकास कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि राज्यों को स्वायत्ता देने से देश के सभी राज्यों का असंतुलित विकास संभव हो सकेगा। संतुलित विकास संभव हो सकेगा, असंतुलित नहीं, संतुलित विकास संभव हो सकेगा। संतुलित विकास का मतलब ये है कि जब भेदभावपूर्ण रवैये की वजह से कुछ राज्य अपनी योजनाएं निर्धारित नहीं कर सकते, कुछ राज्य नई योजनाएं लागू नहीं कर सकते, विकास कार्य नहीं कर सकते, अगर राज्यों को स्वायत्ता दी जाती है, उनके निर्णय लेने की क्षमता खुद की होती है, वो कुछ चीज़ों में स्वतंत्र होते हैं, केंद्र उनके मामलों में भेदभाव नहीं करता, तो वो कल्याणकारी योजनाएं लागू कर सकते हैं, वो नए प्रोजेक्ट राज्यों में लगा सकते हैं जिससे राज्यों का विकास होगा। यानी कि स्वायत्ता देने से सभी राज्य अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व निभाएंगे और एक संतुलित विकास होगा। ठीक है। उसके बाद आता है राज्य स्वायत्ता में से राज्यों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब किसी राज्य पर या किसी भी व्यक्तिगत तौर पर देखें तो किसी व्यक्ति पर अगर कोई उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है तो वो ठीक से अपने कार्य नहीं कर पाता है, परिणाम वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। यही सिद्धांत, यही नियम राज्यों के ऊपर भी लागू किया जा सकता है। जब राज्य केंद्र के ऊपर आश्रित होते हैं और केंद्र द्वारा दिए जाने वाली आर्थिक सहायता पर निर्भर करते हैं, तो ये प्राय देखा जाता है कि राज्य अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा पाते हैं, जिस कारण से ये होता है कि उनके अंदर विकास उस गति से नहीं हो पाता जिस गति से होना चाहिए। तो जब स्वायत्ता दी जाएगी तो उनमें उत्तरदायित्व की भावना विकसित होगी और वो विकास की ओर अग्रसर हो पाएंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि राज्य स्वायत्ता जो है वो राज्यों की आय के साधनों का निर्माण करेगी, राज्य के इनकम के साधन जनरेट होंगे और राज्य स्वयं अपने आर्थिक स्रोतों का निर्माण कर पाएंगे, वित्तीय स्रोतों का विकास कर पाएंगे। ये तो था राज्य स्वायत्ता के पक्ष में तर्क। लेकिन इसके विपरीत ऐसे भी विचारक हैं जो ये मानते हैं कि राज्यों की स्वायत्ता देने से राष्ट्र की एकता और अखंडता पूरी तरह से बाधित हो सकती है, खंडित हो सकती है। उनके नज़रिए से राज्य को स्वायत्ता क्यों नहीं दी जानी चाहिए, राज्य स्वायत्ता के विपक्ष में तर्क क्या हो सकते हैं, वो निम्न प्रकार से हो सकते हैं। विपक्ष में तर्क नंबर 1 कि राज्य स्वायत्ता देने से राज्यों की शक्तियाँ मुख्यमंत्री के हाथों में केंद्रित हो जाएंगी। यानी कि अगर राज्यों को स्वायत्ता दी जाती है, स्वायत्ता प्रदान की जाती है, तो राज्यों की शक्ति जो है वो मुख्यमंत्रियों के हाथों में केंद्रित हो जाएंगी। और मुख्यमंत्री मान लो कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो, वो केंद्र द्वारा सहयोग के साथ ना चले तो वो केंद्र के विरुद्ध हो सकता है, वो तानाशाही प्रवृत्ति का हो सकता है और राष्ट्र के और राज्यों के बीच में झगड़ा उत्पन्न हो सकता है, जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को चुनौती उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा, राजनीतिक आर्थिक स्थिरता के भाव में राज्य में स्वायत्ता की मांग करना अनुचित लगता है। प्राय हम देखते हैं कि भारत में लंबे समय से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ना तो हम इतनी अधिक आर्थिक प्रगति कर पाए हैं, आर्थिक स्टेबिलिटी नहीं है, आर्थिक स्थिरता नहीं है, और ना ही राजनीतिक स्थिरता है, राजनीतिक स्थिरता का भी अभाव है। और जब देश में आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक स्थिरता का अभाव है तो जिससे केंद्र की शक्तियाँ कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है, और उस स्थिति में अगर राज्यों को शक्तिशाली बनाया जाता है, राज्यों को स्वायत्ता दी जाती है, तो राज्य केंद्र के साथ मिल करके काम नहीं कर पाएंगे और केंद्र और राज्य का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा और देश की एकता को चुनौती मिलेगी। इसलिए भी राज्य स्वायत्ता नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा इनके विपक्ष में बोलने वालों का मानना है। तीसरा क्या है? राष्ट्रीय एकता पूरी तरह से खंडित हो सकती है। राज्य स्वायत्ता की मांग का विरोध करने वाले ये मानते हैं कि स्वायत्ता की मांग करने वाले राज्य भविष्य में स्वतंत्रता की भी मांग कर सकते हैं।
देश से अलग होने की भी बात कर सकते हैं, जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता पूरी तरह से खंडित हो सकती है, बाधित हो सकती है। नेक्स्ट, कुछ विचारक ये मानते हैं, कुछ राजनीतिक विज्ञान के विद्वान ये मानते हैं कि स्वायत्तता के माध्यम से कुछ स्वार्थी तत्व अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं। यानी कुछ क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, क्षेत्रीय दल होते हैं, क्षेत्रीय लीडर होते हैं, वो क्षेत्रीय लोगों की भावनाओं का फ़ायदा उठा करके उनको अपने समर्थन में लेकर के स्वायत्तता की मांग करते हैं और वो सत्ता हासिल करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करते हैं, ऐसा विपक्ष में बोलने वालों का मानना है। यानी कि स्वायत्तता की मांग के आधार पर कुछ स्वार्थी तत्व अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं। वे जनता के शुभ चिंतक होने की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में वे अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। जनमत की उन्हें कोई परवाह या फिक्र नहीं होती। उसके बाद है, राज्यों में भीतरी घात हो सकता है, मतलब कि राज्यों को अधिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता दे दी जाए, उनके विषयों में वृद्धि कर दी जाए, तो राज्य में किसी एक पार्टी की सत्ता है, दूसरी पार्टी उसके विरोध में हो सकती है, उनके बीच में आपस में झगड़ा हो सकता है। वो राज्यों के मतलब उनको नीचा गिराने के लिए कुछ नेगेटिव कार्य कर सकते हैं, यानी कि राज्यों में भीतरी घात की संभावना बढ़ सकती है स्वायत्तता के बाद, क्योंकि निश्चित रूप से विकास कर सकेंगे, लेकिन वो कितना विकास कर सकेंगे, कैसे कर सकेंगे, यह नहीं कह सकते। कुछ समुदाय राज्यों के अंदर अलग से स्वायत्तता की मांग कर सकते हैं, यानी कि एक राज्य के अंदर दूसरा नया राज्य बनाने की बात हो सकती है। इसलिए राज्यों में भीतरी घात की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए स्वायत्तता की मांग करना उचित नहीं है, ऐसा भी इसके विपक्ष में बोलने वाले मानते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के संघीय स्वरूप को क्षति पहुंच सकती है। भारतीय संघीय स्वरूप में केंद्र और राज्यों को शक्तियों का विभाजन किया गया है। राज्यों को अलग विषय दिए गए, केंद्र को अलग विषय दिए गए। जब राज्यों को अधिक स्वायत्तता दे दी जाएगी और राष्ट्रपति के अधिकार और राष्ट्रपति की शक्तियां कम हो जाएंगी, राज्यों में कहीं ऐसी व्यवस्था आ जाए, ऐसा माहौल उत्पन्न हो जाए कि वो राज्य सरकार राज्य का शासन करने में सक्षम ना हो, तो राष्ट्रपति या संविधान के अनुरूप राज्यों को सुरक्षित कैसे किया जा सकता है, इस पर चुनौती उत्पन्न होगी। और भारतीय संघ और केंद्र राज्य के बीच जो विभाजन है शक्तियों का, वो भी खत्म हो जाएगा, यानी कि भारत के संघीय स्वरूप को भी क्षति पहुंच सकती है, ऐसा विपक्ष में बोलने वाले मानते हैं। और नेक्स्ट है कि राज्य स्वायत्तता से अक्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलेगा तथा राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से कमजोर या जर्जर करने वाले विचार है, जो कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के अंदर झगड़ों को वृद्धि देंगे। तो इस प्रकार से राज्य स्वायत्तता के विपक्ष में बोलने वाले राज्य स्वायत्तता का विरोध करते हैं और कहते हैं कि राज्यों को अधिक अधिकार और स्वतंत्रता देना कहीं ना कहीं राष्ट्र की एकता और अखंडता के विपरीत है। तो इन सब बातों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ तो राज्य स्वायत्तता प्रदान करने वाले कहते हैं कि राज्यों को स्वायत्तता देने से एकता और अखंडता को किसी प्रकार की चुनौती उत्पन्न नहीं होगी, तो दूसरी तरफ ये कहते हैं कि राज्यों को स्वायत्तता देना उपयुक्त नहीं है, वो गलत होगा, क्योंकि उससे केंद्र और राज्य के बीच जो संतुलन है वो गड़बड़ा जाएगा। राज्य जो आज स्वायत्तता की मांग करते हैं वो कल स्वतंत्रता की मांग कर सकते हैं। तो राज्य स्वायत्तता के पक्ष और विपक्ष में बोलने वाले अलग अलग मत अपने अपने विचार और दृष्टिकोण के हिसाब से रखते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक पर यहीं हम बात ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए शुभकामनाएं।